लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, लेट्स माइक बयानबाजी। सलमान खान की आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित इस मूवी में सलमान कर्नल बिल्कू मल्ला संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के टीजर में भारत माता की जय का नारा और बहादुरी के दृश्य दिखे। चीन के मीडिया ने इस फिल्म में तथ्यों को विकृत करने का आरोप लगाया है। On your question, we understand that a film of this nature is being planned. Issues regarding filmmaking in India, as you are well aware, are looked after by relevant authorities. And as far as we are concerned, MEA has no role in this or in such ventures. On your question, we understand that a film of this nature is being planned. Issues regarding filmmaking in पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ईरान के लोगों को अपनी सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। महबूबा ने कहा है कि अमेरिका ने जिस भी मुस्लिम देश में लोकतंत्र के नाम पर हस्तक्षेप किया उसे बर्बाद कर दिया। जमहूरियत बहाल करने के बहाने से वो मुल्कों को तबाह करता है। अगर ईरान के लोग आज ये नहीं समझेंगे और वो अमेरिका के और इजराइल के झांसे में तिमियन खुदा दी नजात तिमन गसी सीरिया खुद ज्यादा हालात खराब बदतर हालात। हालांकि प्रोटेस्ट तो पूरे मुल्क में होने चाहिए थे जैसे पहले होते थे ईरान के हक में, क्योंकि ईरान और हिंदुस्तान का बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। कश्मीर के साथ भी ईरान का बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। मगर जब से बीजेपी की सरकार आई है मुल्क में सारा निज़ामी तब्दील हो गया है। लोगों को डर लगता है किसी चीज़ के हक में प्रोटेस्ट करने में। मगर मुझे खुशी है कि आज को कश्मीर में लुको प्रोटेस्ट, मगर उम्मीद छम कि ईरान एक लुक तिम सोचन समझन कि अमेरिका या इजराइल छुन कशन दोस्त बल्कि तिम मुसलमान इस्लामिक दुश्मन। तिम यन तिहन कथन मज के तिम रोजन तिमन हसन शिकायतें अपनी सरकार से तो सबको होती हैं, मगर सरकार से पजे तन लुकन हन शिकायतन इजाल कर, मगर लुकन पज वनकस यकमुश्त इकवट खड़ा रोजन अमेरिका तो इसराइली चाल नाकाम करें। कॉन्टिनेंट पर किस तरह का असर पड़ता है जो हमारे सॉफ्टवेयर। दूसरा जो हमारा जम्मू कश्मीर या बाकी ऐसी जगहें हैं जब इस तरह के मुल्क खुद इस तरह के वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं तो यही लोग जो हमारे फेवर में कभी बात करते थे ईरान वगैरह, फिर हमारे यहाँ किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है और हम वो पीछे धकेले जाएंगे, हमारी कोई बात नहीं होगी। हमारी आवाज तो कमजोर है लेकिन कभी कभार ईरान ने भी सपोर्ट किया है। अमेरिका एक अलग तरीके से इंटरफेयर कर रहा है। नहीं, मैं तो विचस्ती वनान की जो अमेरिका का जो रोल रहा है पूरी दुनिया में, खासकर मुस्लिम ममालिक में, सीरिया को लीजिए, लीबिया को लीजिए और भी जितनी कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, जहां भी उन्होंने हाथ डाला वहां उस मुल्क को बर्बाद कर दिया है। और ये कह के कहा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस सरकार के समय ओबीसी और दलित समुदायों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए आवंटित जमीनों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और संकुचित मानसिकता वाला बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार ने गरीब और पिछड़े वर्ग के गांव ढाणी के बच्चों को शहर में उच्च शिक्षा के लिए ये आवंटित किए थे। शहरों में छात्रावास न होने से आर्थिक रूप से कमजोर होनहार विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन जनहितकारी आवंटनों को तुरंत बहाल करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच 13 जनवरी को पहली द्विपक्षीय बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि दोनों देशों के व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स, रक्षा सहयोग, सिविल, न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। question regarding conversation between External Affairs Minister and Secretary of State. You would have seen the readout that was there from both sides, but just to tell you that this conversation happened on 13th of January. This was the first conversation between the two leaders. They discussed a range of bilateral issues, including trade, critical minerals, defense, civil nuclear cooperation and energy, and they also exchanged perspectives on regional developments. As to
when our leaders would be visiting each other's countries. Those are details that will yet to be worked out, and as you know, we do inform you well in advance of these visits so that you can keep track of them and report on them. भारत और ईरान के बीच आर्थिक संबंधों पर सरकार ने जानकारी दी है कि दोनों देशों के बीच पिछले साल 1.6 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत का ईरान को निर्यात लगभग 1.2 अरब डॉलर और आयात करीब 0.4 अरब डॉलर का था। भारत के कुल वैश्विक व्यापार में ईरान की हिस्सेदारी 0.15% है। On the second question on trade, we are, 25% tariff that you mentioned, we are closely following all these developments. As far as our trade, bilateral trade with Iran is concerned, in the last financial year, we had overall bilateral trade of $1.6 billion, of which our exports to Iran was in the region of $1.2 billion US, and our imports from Iran was in the region of $0.4 billion. If you look at overall what sort of size it has in our overall global trade, then Iran accounts for about 0.15% of India's total trade. राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया तारीख बढ़ाना साफ दर्शाता है कि भाजपा किसी भी स्तर पर गिरकर विभिन्न वर्गों और कांग्रेस विचारधारा के मतदाताओं का वोट काटने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग करके एसआईआर में आपत्तियों की अंतिम तारीख का विस्तार करवाया है। हमें यह भी आशंका है कि इस 15 तारीख को आगे इनके द्वारा कोई न कोई तरीके से बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो नियम है उसमें जो आप काटने की, किसी का भी नाम जोड़ने की या काटने की, अब आपको बाकायदा किसी का नाम कट रहा है तो नोटिस बोर्ड पे चस्पा करना पड़ेगा और 7 दिन वेट करना पड़ेगा। वो न तो नोटिस देने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, न कोई चस्पा कर रहे हैं, आनंद फानंद के अंदर ये काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं मीडिया के सामने, ये कोई न कोई नियम बदलेंगे, कोई न कोई नियम बदल करके इस डेट को बढ़ा करके ये जो बेईमानी के फार्म आए हैं, प्रिंटेड फार्म आए हैं, बीजेपी के कार्यालय से जो फार्म गए हैं और उन फार्मों को जो जमा कराया गया है, उनके खिलाफ इन अधिकारियों को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और इनके साइनों की वेरीफाई जांच करनी चाहिए। अगर किसी के द्वारा फर्जी साइन करके किसी के खिलाफ कोई नाम काटने या जोड़ने की अगर कोई सिफारिश की गई है तो वो कानून के विरोध है, कानून के विरोध में है। ये सबसे गंभीर बात है कि सत्ता का दुरुपयोग जिस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दिया, जो हमारे संविधान ने हमें दिया, उस वोट के अधिकार को ही खत्म करने के ऊपर आमदा है। राजस्थान के आदिवासी नेता राजकुमार रोत ने कहा है कि संसद और विधानसभा में आदिवासी प्रतिनिधित्व को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों से जुड़े कानून 20 से 25 साल से अटके हुए हैं। हम सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, इनमें से बेटे फिर जो जिनके मंशा है वो बन जाएंगे। होना कुछ नहीं। देश के अंदर 47 आदिवासी सांसद आते हैं। मेसा कानून 2.5 से 3 करोड़ आदिवासी नगर निकाय, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आज अतिक्रमणकारी के रूप में उसकी पहचान की जा रही है। 2.5 से 3 करोड़ आदिवासी म्युनिसिपल एक्ट शेड्यूल्ड एरिया के अंदर स्पष्ट कहा गया है। और इसका मैंने पार्लियामेंट में 2001 से, साथियों एक बात जानना आज कि देश की संसद को भी देखा है, राजस्थान की विधानसभा को भी देखा है, लेकिन हर कानून आता है जिस बजट सत्र में आता है उसी बजट सत्र में पास हो जाता है। लेकिन आदिवासियों के कानून 20 साल हो गए, 25 साल हो गए संसद में आने के बावजूद भी रुके हुए। मेसा कानून 2000 में आया, 2003 में इसकी कमेटी की रिपोर्ट आ गई और आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि वो आदिवासी के हित का था।
मैसा कानून आता तो शहरीकरण के इलाके में जो आदिवासी रह रहा है उसको विशेष राइट मिलते, उसकी जमीन रिजर्व हो जाती। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गंगा क्रूज से मल मूत्र गंगा में गिराया जा रहा है, जिस पर एनजीटी ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जो बड़ी बड़ी बात करने वाले, जो हनुमान जी को पतंग में उड़ा रहे हैं मोदी जी, बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग आज पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया, उसको बुलडोज कर दिया। और ये मोदी जी का पुराना इतिहास है। गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तब भी इन्होंने सैकड़ों हजारों मंदिरों को तोड़ा था, और उस समय के तत्काल जो हम ये विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी ने उसका विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कांग्रेस ने आज तक कभी भी मंदिर को भी ध्वंस नहीं किया, कभी मंदिर को नहीं तोड़ा, कभी धार्मिक भावनाओं को हाथ नहीं किया। और मोदी जी ने वहां पर पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया। गंगा माँ, जो कहा मोदी जी ने कि मुझे माँ गंगा, किसी ने मुझे भेजा नहीं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। उस माँ गंगा की दुर्दशा आप देख लीजिए। वहां पर एक क्रूज चला रहे हैं, क्रूज, और उस क्रूज आपके सामने वीडियोस आप सब लोगों ने चलाया, आपने देखा है कि उसमें से मलजल पूरा गंगा मैया, पवित्र गंगा मैया के अंदर मलजल गिर रहा है। और अभी उस पर एनजीटी ने 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और स्वामी विवेकानंद जी का नाम रखा है उस क्रूज का। स्वामी विवेकानंद का भी अपमान कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का के नाम से उसको चला रहे हैं। और चला कौन रहा है? वहां का लोकल आदमी नहीं चला रहा है, गुजरात के ठेकेदार चला रहे हैं। सारा काम गुजरात, गंगा मैया का सारा काम क्रूज का गुजरात के ठेकेदार, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को तोड़ने वाला वो भी गुजरात का ठेकेदार, मणिगंगा घाट को तोड़ने वाला वो भी गुजरात का ठेकेदार। सारे गुजरात के ठेकेदारों को काम दे दिया। और पूरी, क्योंकि उनको धार्मिक आस्थाएं नहीं है, उनको वो पूरी तरीके से केवल पैसा कमाने के लिए और केवल धनोपार्जन करने के लिए काम कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा किया और अधिकारियों से विकास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी बंगाल के रेलवे के विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और काम तेजी से चल रहा है। वैष्णव ने खुशखबरी दी कि पीएम मोदी जल्द ही बंगाल के लिए 1 दर्जन से ज्यादा नई ट्रेनें शुरू करने वाले हैं। इससे राज्य में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंस दी है, बहुत प्रायोरिटी दी है। पश्चिम बंगाल में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है और उसके कारण काम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन देख के आया, यहाँ अभी हम मालदा स्टेशन में हैं। पूरे रास्ते ट्रेन के ट्रैक का भी इंस्पेक्शन किया। बहुत अच्छे फोकस के साथ काम हो रहा है और आने वाले कल और परसों में माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल के लिए 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां नई स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि हमारे पश्चिम बंगाल के सभी निवासियों के लिए बहुत अच्छी एक फैसिलिटी बनेगी। और जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, जो आपके सामने अभी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में पहली सर्विस चालू होगी, जो कि एक तरीके से टोटली एक नया अनुभव सभी पैसेंजर्स के लिए पूरे पश्चिम बंगाल को इम्पोर्टेंस है, पूरे देश को इम्पोर्टेंस है। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.